परेशानी। चलो सब एक 5 मिनट का काम है, तुम लोग 1 घंटा लगा देते हो। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस आफ्टर stretching the wire। इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, यानी तार को खींचने पर, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव, प्रतिरोध पर प्रभाव। मान लो कोई तार है, बतियाओ ना, पहली बात तो भुनभुनाओ ना, पीछे एकदम शांत रहो। यहाँ बात चल रही, पीछे बतिया रहे हो, पढ़ने में मन लग नहीं रहा है। मान लो कोई वायर है, उसको अगर आप खींच लेते हो तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसे क्या होगा इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। मान लो ये आपका एक मार्कर है, ठीक है, इसको आप मेटल का वायर मान लीजिए। अगर आप इसको खींच लेते हैं तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, इसको दबा देते हैं तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन में कैसे भी परिवर्तन करके आपसे पूछ सकता है। कभी कहेगा 2 गुना कर दिया गया, कभी कहेगा 1/4 गुना कर दिया गया, कभी कहेगा क्या कहते हैं 2 गुना दबा दिया गया। तो 3 स्थितियां बनती हैं, या तो तार को क्या करेगा, कुछ गुना बढ़ा देगा खींच करके, या तो कहेगा कि 1/2 गुना बढ़ा दिया गया, 1/4 गुना बढ़ा दिया गया, या तो कहेगा क्या कहते हैं इसको दबा दिया गया 2 गुना 4 गुना। तो 3 स्थितियां बनती हैं। तीनों स्थितियों में पहली स्थिति लेते हैं, मान लेते हैं नंबर 1, if the wire stretched by n टाइम। n टाइम का मतलब मान लेते हैं n गुना बढ़ा दिया गया खींच के, तो तार का जो पहले रेजिस्टेंस होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1। L1 क्या है, उसका लंबाई है, A1 क्या है, उसका एरिया है, चौड़ाई नहीं, एरिया। वायर है ये, इसकी लेंथ जो है वो L से रिप्रेजेंट की जाती है, और इसका ये जो एरिया है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A से। और रो क्या है, इसके मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो R1 ये इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है। अब आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, वायर को खींचने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो R2 ले लेंगे। रो बदलता नहीं है, क्योंकि मटेरियल जब तक नहीं बदलेगा तब तक रो की वैल्यू नहीं बदलेगी। L2 n इंटू L1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भैया n गुना बढ़ा दियो तुम लंबाई, और क्षेत्रफल बदल जाएगा बेटा। जब किसी तार को खींच के लंबा करोगे तो तार पतला हो जाएगा, तो इसका ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये A2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप दोनों का भाग कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो n इंटू L1 अपॉन A2। यहां से रो कट जाएगा, L1 से L1 कट जाएगा, A2 जाएगा ऊपर, n जाएगा यहाँ पे। फाइनली आपको मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन n इंटू A1, A2 अपॉन n इंटू A1, ठीक है। ये मिल गया आपको। अब आप क्या करो, अब आपको A2 अपॉन A1 की वैल्यू अगर आप निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों रेजिस्टेंस के अनुपात में क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में मेंसुरेशन में, कि किसी बेलन को जब बढ़ाया या घटाया जाता था, या किसी गोले को गला करके बेलन बनाया जाता था,
पढ़े होगा ना, स्फेयर को गला करके हमने एक क्या बना दिया, कोई कुछ और आकृति बना दी। तो एक हम लोग वहां पे नियम उपयोग करते थे कि उसका आयतन नहीं बदलता था। किसी भी चीज की आकृति को बदलने पर उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम अगर नहीं बदलेगा तो भैया वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू एरिया। क्योंकि ये किस रूप में है, तार किस आकार में होता है, बेलन के आकार में। ठीक है, बेलन मतलब समझ रहे हो, सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इनटू एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ द बेस ए है और ये है। तो हम अगर पहले की बात करें, इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 की बात करें तो हो जाएगा L1 इंटू A1, और अगर बाद की बात करें V2 इज इक्वल्स टू तो हो जाएगा L2 इंटू A2। और मुझे पता है कि भैया L2 जो है वो N इंटू L1 के बराबर है, या क्योंकि उसकी लंबाई N गुना ज्यादा है, और ये आपका आ जाएगा A2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, V1 V2 आपस में, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू V2। यहाँ पर आपका आ जाएगा L1 इंटू A1 इज इक्वल्स टू N इंटू L1 इंटू A2। तो L1 से L1 कट गया, और आ गया आपका 1 अपॉन N इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। यहां से हमको A2 अपॉन A1 की वैल्यू पता चल गई। अब ये जो इक्वेशन है हमारा नंबर 1, इसमें हम A2 अपॉन A1 की वैल्यू रख देंगे। तो जैसे ही हम रखेंगे हमको क्या मिल जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 का मतलब 1/n तो पहले से था, A2 अपॉन A1 की जगह हमने क्या रख दिया, 1/n। क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन n स्क्वायर R1 अपॉन R2। तो R2 हमारा बाद का रेजिस्टेंस है, तो बाद का रेजिस्टेंस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो R2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर R1। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, जितने गुना हम उसकी लंबाई बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर टाइम गुना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम तार की लंबाई को 2 गुना करेंगे तो 4 गुना प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर हम तार की लंबाई को 3 गुना करेंगे तो 9 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर हम तार की लंबाई 4 गुना करेंगे तो 16 गुना उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बात समझ में आई, ये पहली स्थिति थी, नोट करो जल्दी फटाफट। तुम्हें समझ में आया भैया? हाँ, स्कूल नहीं खुला ना आज तुम लोग का, 6 से।
हो गया भैया, चले आगे। चलो सेकंड स्थिति समझो। अच्छा, हाँ, दूसरी स्थिति है, इफ the radius of wire, if the radius of wire is 1 by n टाइम, अगर तार को खींच करके उसका जो त्रिज्या होती है उसको 1/n गुना कर दिया जाए। भाई तार को खींचोगे तो इसका जो एरिया होगा वो कम होगा। मान लो इसका एरिया पहले कुछ था तो उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, जब ये तार पतला होगा तो इसका रेडियस कम होगा, तो 1/n गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसका रेडियस यानी त्रिज्या। तब क्या करोगे, अब एक फॉर्मूला तो आप निकाल चुके थे, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2। रो से रो काट दिए थे, आपका आ गया था L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन A1। ठीक है, ये आ जाएगा R1 अपॉन R2। यहां तक तो आप पहले भी कर चुके हो पहले वाली स्थिति में। अब इसके बाद की कहानी इस पर डिपेंड करेगी। अब यहां पर आपको ना लंबाई की बात किया है ना क्षेत्रफल की बात किया है, ना एरिया बोल रहा है ना लेंथ, ये बोल रहा है भैया रेडियस को चेंज किया है। तो रेडियस को चेंज करने के लिए इसका मतलब क्या है, अगर हम A1 लिखेंगे पहले का एरिया तार का, तो क्या लिखा जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। भाई ये कैसा है, सर्कुलर ही तो है, वृत्ताकार ही तो है। अगर ये वृत्त के आकार का है तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। बाद में इसका एरिया क्या हो जाता है, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पहले की लंबाई कितनी है, L1 है, बाद की लंबाई कितनी है, L2 है। तो अगर हम पहले का आयतन देखेंगे तो दैट इज V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा L1 पाई R1 का स्क्वायर, और बाद का वॉल्यूम देखेंगे तो हो जाएगा L2 पाई R2 का स्क्वायर होगा। और यहां पर A2 A1 को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, L1 अपॉन A1 को लिख सकता हूं मैं पाई इंटू R1 का स्क्वायर, पाई इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन L2। लिखा जा सकता है ये, बताइए भाई। A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर कर लिया, और A2 की अरे यार यहाँ A1 लिख दिया गया, यहाँ L2 होगा। और पाई R2 का, A2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, पाई R2 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। उसके बाद एरिया 1 ये है ही है, एरिया 2 ये है ही है, लंबाई L1 है, लंबाई L2 है बाद का। पहले का अगर मुझे आयतन निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, बाद का मुझे आयतन निकालना है यानी वॉल्यूम निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं। और अभी मेरे पास, अभी हमने आपको एक चीज बताया कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया दैट इज V1 इज इक्वल्स टू V2। तो V1 इंटू V2 का मतलब ये हो गया कि आपका आ जाएगा L1 इंटू पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया भैया, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से भी क्या होगा, पाई से पाई कट गया, L1 अपॉन L2 इंटू क्या बन गया, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब R1 अपॉन R2 यहाँ पे है ही है। अब हमें क्या चाहिए, L1 अपॉन L2 की वैल्यू चाहिए, जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो L1 अपॉन L2 की जगह इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा R1 अपॉन R2
L1 अपॉन L2 की जगह हमने रख दिया R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, और यहां पर रख दिया, यहां पे क्या रख दिया भैया, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो गया R2 अपॉन R1 का पावर 4। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब हमने क्या किया था, एरिया को 1/n गुना किया, सॉरी रेडियस को 1/n गुना किया था, यानी जो R2 वाला होगा आपका ये n गुना R1 से कम होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, R1 जो होगा, अरे R2 जो है वो R1 से n गुना कम है, तो अगर R1 को मैं n गुना बढ़ा दूं तो R2 के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं, n इंटू R1 इज इक्वल्स टू R2, क्योंकि R2 क्या है, या तो R1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन n लिख दूं, या तो n इंटू R1 इज इक्वल्स टू R2, तो R2 की जगह क्या कर दूं, n लगा दूं, तो n इंटू R1 अपॉन R1 की पावर 4, R1 से R1 कट गया। ठीक है, n की पावर क्या हो गया बेटा, 4। ठीक, उसके बाद R2 इज इक्वल्स टू n की सॉरी R1 अपॉन n की पावर 4, लेकिन ये रिलेशन गलत आ रहा है, n की पावर 4 इंटू R1 आना चाहिए। ठीक है, यहां कहीं गड़बड़ी हुई है, रुको, एरिया रेडियस को क्या किए हो, कम किए हो ना, R2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन n, ये होगा, ऐसे होगा। ये आएगा भाई। ठीक है, R2 इज इक्वल्स टू R1 के अपॉन n, क्योंकि आपने क्या किया है, जो भी पहले रेडियस था उसका n गुना कम कर दिया है। ठीक है, n गुना कम करने का मतलब जो आपकी दूसरी रेडियस होगी बाद वाली, वो n टाइम्स कम होगी, तो आप n से क्या करेंगे, पहले वाले में भाग दे देंगे, भाई 2 गुना कम किया है तो 2 से भाग दे देंगे, 4 गुना कम किया है तो 4 से भाग दे देंगे। और रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, n की पावर 4 अपॉन R1, मतलब ये है कि अगर मैं रेडियस को 2 गुना कम करता हूं तो रेजिस्टेंस आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, रेडियस को अगर मैं 3 गुना बढ़ाता कम करता हूं तो आपका रेजिस्टेंस 3 तिरिक 9 तिरिक 27 तिरिक 81 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो n की पावर 4 टाइम्स ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, ये दूसरी स्थिति, नोटियाओ जल्दी, नोटियाओ मतलब नोट करो यार, और क्या, तुम लोग को मैं सीधा सीधा केस बता दे रहा हूं, नहीं है क्या ना, बुक में एक केस है केवल n स्क्वायर वाला, और क्वेश्चन इस पे भी है, उस पे भी है, दूसरे वाले पे भी है। अब आप क्या कर सकते हो, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे, रेडियस बदला है तो ये वाला फॉर्मूला रखोगे, लंबाई बदली है तो इसके पहले वाला फॉर्मूला रखोगे, तो आपको जितने टाइप के न्यूमेरिकल से सबके ऊपर एक एक केस करा दे रहा हूं, काम आपका आसान हो गया। ला, अरे तुम्हारे लिए आसानी नहीं, वैसे न्यूमेरिकल टच नहीं कर पाओगे। हाँ, ऐसे कम से कम आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, शायद लगा ही लो। मतलब यहाँ लड़के मरते रहते हैं कि सर किसी तरीके से आसान कर दीजिए, तुमको आसान किया जा रहा है, करो कैसे ना बताइए। हाँ, यह सब पढ़ाई पढ़ाई IIT वाले जो ना है 2-2 लाख जमा करवा लेते कि बेटा तुम लोग बुक में पढ़े होगे सिर्फ एक केस, देखो हम 3 केस बता रहे हैं। हाँ, दे दिए लालच, जमा करवा लिए 1.5 लाख रुपए, वहां जमा के भी जमा लड़के जमा भी कर देते हैं शौक से कि हाँ हाँ ठीक है पढ़ा रहे हैं। नाम वाम कुछ नहीं होता, वह MSc नहु करे हैं, वह मऊ करे है। हाँ,
नाम से कुछ थोड़ी होता है फालतू वाली चीज। नाम का मतलब ये है उनको उसी क्षेत्र में कैरियर बनाना है। हमको लोग को उसी क्षेत्र में कैरियर नहीं बनाना है, तो हम लोग कभी इतना ट्राई नहीं किए। उनको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है कि आज हम आकाश में पढ़ा रहे हैं तो कल एलन में पढ़ाएंगे, तो कल हम ऐसी जगह पढ़ाएंगे। तो उन टीचरों को उसी जगह वैसे ही उनका काम करने का तरीका होता है। तो अपने ऊपर मेहनत करते हैं, घर जाके पढ़ते हैं, रगड़ते हैं। हम सब पढ़ते उड़ते थोड़ी हैं घर पे। तो का पढ़ाई जा बढ़िया एक नींद मारत, फिर उठा सुबह सुबह नींद खराब हो जाती है, दोबारा सोना पड़ता है मुझको। आप सही, अब 9:30 बजे आऊँ, लेकिन 8:30 11th आ जाएगा, 8:30 बजे आना ही पड़ेगा। विष्णु सर कह रहे हैं इसमें मैं 50 बैठा लूंगा, कैसे बैठा लेंगे? हाँ कैसे बैठोगे यार 50? 50 मतलब जानता है कर डबल, इतने में हमका भरा नजर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 3 13 300 16 बच्चे अभी और बढ़ाए जा सकते, जिसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। 40 की कैपेसिटी है इसकी। अरे कहाँ जाई, तो सब तमार खड़ा हो भराम कैसे। चले भैया, नोट कर लिए, नेक्स्ट पे आइए। अगला देखो, थर्ड केस है इसमें। थर्ड केस है इफ द वायर compressed by n टाइम। अगर हम वायर को n गुना दबा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, अभी तक खींच रहे थे, अब हम इसको दबा दे रहे हैं, तो n गुना दबा देंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो n गुना कम हो जाएगी। तो रेडियस r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू, आपने अभी निकाला था L1 अपॉन L2 इज इंटू क्या निकला था, A2 अपॉन A1। यहां तक तो आपको पता ही है, यहां तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, V1 इज इक्वल्स टू L1 इंटू A1 और V2 इज इक्वल्स टू L2 इंटू A2। ये आपको पता चल गया। अब दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा, तो L1 इंटू A1 इज इक्वल्स टू L2 इंटू A2।
अब वायर को n गुना कम कर दिया जा रहा है, वायर की लंबाई को n टाइम्स लेस कर दिया जा रहा, तब क्या होगा? L1 बराबर क्या रख सकते हैं या L2 बराबर क्या रख सकते हैं? दिमाग लगाइए। 1/2 काहे करेंगे? कम करने 2 काहे करोगे? हम कोई नहीं समझ में, n करोगे ना, n गुना कम किया जा रहा है। जैसे हम लिख रहे थे L2 इज इक्वल्स टू NL1, तो यहां पर n गुना कम किया जा रहा है तो L1/n हो जाएगा, काम खत्म। तो L2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? L1/n A2, ये हो गया, ठीक है। अब L1 से L1 कैंसिल हो गया, A2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/n। यहां पर क्या कर दोगे? L1/L2 था तो L2 बराबर आप क्या रख दोगे इस जगह पर? L1/n इंटू A2/A1, ठीक है। तो L1 से L1 कट के n ऊपर चला जाएगा, दैट इज n इंटू A2/A1। तो यहां पे जब देखो A1/A2 बराबर 1/n आ रहा है, तो A2/A1 बराबर आ जाएगा n। तो यहाँ A2/A1 बराबर क्या रख दोगे? R1/R2 इज इक्वल्स टू n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा? n स्क्वायर R2, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा? R1/n स्क्वायर। यानी आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। नोट करो, कम होने का मतलब समझ रहे हो? अभी तक बढ़ रहा था, खींच रहे थे, तो अब दबा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसीलिए R1/n स्क्वायर आ गया, यानी उसी का स्क्वायर टाइम्स लेस हो जाएगा, एरिया तो बढ़ेगा ही। एरिया बढ़ रहा है तभी तो ये सारी कलाकारी हो रही, नहीं सिर्फ लंबाई बढ़ती तब तो भैया 2 गुना लंबाई बढ़ती, 2 गुना रेजिस्टेंस बढ़ता, ठीक है। हाई स्कूलवा में भी ये था, लेकिन हाई स्कूल में इतना ज्यादा केसेस कंसीडर नहीं करते थे, वहां ये माना जाता था कि लंबाई बढ़ा रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वहां सीधा टीचर बता देता था कि 2 गुना लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन प्रैक्टिकल केस देखा जा रहा है कि अगर तुम तार को खींचोगे तो उसका एरिया क्या होगा? कम होगा। बायो भी है क्या आज? हाँ, ये केसेस नहीं है भैया, इतने केसेस नहीं है। तो ये n स्क्वायर वाला केस होगा, पहला वाला। हाँ हाँ, केवल पहला केस नोट्स में होगा, बाकी इसके बाद ये जो 2 केसेस बताएं ये नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए अलग से। चले भैया आगे आगे बढ़ा जाए, लिख लिए? अच्छा, इधर वाला मिटा दें। चलो, जो नहीं लिखे वो लिखते रहो, तब तक बात अगले की करते हैं। अगला टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तुम लोग यार बोलते बहुत, मछली बाजार बना दिए। मछली बाजार में बहुत आवाज हो, तो जाता हो पता चले। बड़ 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 मना ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या। पढ़ाते वक्त अगर कोई बोलता है मन करता है पहले उठा पटक, क्योंकि यहाँ जो है क्या कहते हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, चिल्लाना पड़ रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, सुन ही नहीं रहे हो। बेटा बतियाना हो बाहर बैठ के बतिया, हमको कोई समस्या नहीं, लेकिन हम बार बार हेडिंग लिखने के बाद तुमको बुलाएं इधर देखो भैया या देखो लिखे हैं कुछ, ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इधर ध्यान दीजिए। हाँ, जैसे हम जादू दिखाओ थे, देखा भैया देखा, अरे तुम्हारे ही फायदे की बात है। क्या करें, उठाक पटकना अलाउड नहीं है, पुलिस केस कर देंगे ये लोग, नहीं तो गड़बड़ा जाए। और शरीर भी देख के नहीं पटक पा रहे हैं, हमसे दबला है। पता चला हम यहाँ पटकी बाहर हो, हमका पटक दें, क्या भरोसा भैया आजकल के लड़के। चलो, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है समझिए। जैसे ये वायर है मान लीजिए आपका, इस वायर के अंदर जब आप क्या करते हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, यानी विद्युत विभवांतर लगाते हो, तो इसमें जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है वीडी। वीडी मतलब क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुगमन वेग। अब ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है। अगर इसके पास कोई वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मतलब होता है इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसी एनर्जी जिसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा है
कितनी देर से बंद है बताओ। ऐसे करोगे यार तुम। हाँ बेटा, बल्ब में टंगस्टन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका टंगस्टन का वायर होता है, हीटर में आपका नाइक्रोम का वायर होता है। ठीक है, वो चल रहा है कि वो बंद हुई? सर ध्यान देते रहा अगर माइक बंद हो गया बताया ही नहीं यार तुम लोग। 10 मिनट साउंड ही चला गए उनमें, सन्नाटा। चलो क्या? टंगस्टन मेटल, टंगस्टन एलॉय नहीं, वो पढ़ोगे अभी लास्ट में लीडी आएगा। मॉडर्न फिजिक्स में लीडी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, परेशान। ठीक है, टंगस्टन जो है बेटा मेटल है, समझे, वो एलॉय नहीं है। चलो आगे चलो, इसमें छोड़ो। अब यहाँ पे मुद्दे की बात पे आते हैं। अरे 10 बज गया। ठीक है यार, कहाँ जाना है ये तुम लोग? काहे 6:30 बजे आ गए? कौन बोला? कोमल सर आए थे? अब जब कहूँ 6:30 बजे बुलाए ना, कहते सर पहली बात तो आपके अंदर क्षमता नहीं है 7:30 बजे तक आने। बताओ तब। एक टॉपिक और पढ़ लो बस, समझे। अब एक शुरू किए हैं, खत्म तो हो जाए कम से कम। मेरे हिसाब से चार्ज नहीं। एक काम करो, इसको खींच लो। देखो बेटा, अगला इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है भाई? जैसे विद्युत ऊर्जा, जैसे और ऊर्जाएं होती हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वैसे आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है कि इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हम कोई ना कोई क्या कर सकते हैं, वर्क डन कर सकते हैं। भाई अगर आपने 11th क्लास में मैकेनिक्स पढ़ी होगी, उसमें आपको इतना तो पता ही होगा कि कोई अगर कार्य करना है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्क डन अगर करना है तो एनर्जी। अब ये पंखा चल रहा है, वर्क कर रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही होगी। वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बल्ब जल रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है तो इसको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ये भी एक टाइप की एनर्जी है। ये भी क्या करवाती है? वर्क डन करवाती है, लेकिन किससे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं लाइक हीटर, मोटर, ठीक है, इन सब से क्या करवाती है? कार्य करवाती है। अब कार्य करवाने पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी वो लेती होगी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो लेती है, जैसे फैन है, ये कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगी, इसका मूल्यांकन अगर आपको करना है तो एक फॉर्मूला था V=W/Q, तीसरे चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था। V=W/Q। अगर हम किसी अप्लायंस मतलब कोई भी उपकरण है, उसको अगर हम V पोटेंशियल से जोड़ देते हैं, तो अगर मुझे पता करना है कि उसने कितना वर्क डन किया, कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, ये
ये जो W आया है, इस W को हम लोग कहते हैं वर्क डन। और अगर कोई भी उपकरण किसी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, ह्रास का मतलब एनर्जी में कोई लूज नहीं करता, तो जितना वो वर्क डन करेगा वही उसकी एनर्जी हो जाएगी। क्योंकि आप 11th में पढ़े थे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब जितना अधिक से अधिक कार्य कर सकते हो आप, वही आपकी एनर्जी। तो अगर ये उपकरण एनर्जी का लॉस नहीं करता है, एनर्जी को फालतू बर्बाद नहीं करता, तो जितना ये काम कर रहा है वही उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो वर्क डन को आप एनर्जी के फॉर्म में भी ले सकते हो। उसके बाद आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन T। Q बराबर क्या रख सकते हो, I इंटू T। Q की जगह मैं IT रख सकता हूँ, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा VIT। W का एक नया फॉर्मूला बन गया। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर, जिसको V इक्वल्स टू IR। ओम के नियम के अनुसार स्मॉल I का, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V I इंटू T। V की जगह आप रख लेंगे I इंटू R। I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ये हो गया भैया। उसके बाद यहीं से I इक्वल्स टू अगर मैं P अपॉन R रख दूं, P अपॉन R रख दूं तो क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इंटू R इंटू T। R से R एक स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, V स्क्वायर T अपॉन R। ये आ गया आपका चौथा फॉर्मूला। ये चार फॉर्मूले आपको ये बताते हैं कि कोई भी उपकरण कितनी ऊर्जा लेता। अगर जहां पर आपको विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दे देगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दे देगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। जहां पर रेजिस्टेंस, करंट और टाइम देगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। और जहां पर पोटेंशियल, टाइम और रेजिस्टेंस देगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन में जो चीजें गिवन रहेंगी उसके अनुसार आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये सभी ऊर्जाएं किस मात्रा में है, जूल में है। ये सभी क्या है, जूल में है, ठीक है। ये सभी क्या है, जूल में। इसको कैलोरी में बदलना, कभी कभी कैलोरी में, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है। अगर इसको कैलोरी में बदलना है तो आप क्या करेंगे, एक कैलोरी बराबर होता है 1/4.2 जूल। वास्तव में 4.18 होता है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 4.2 कर दिया जाता है। अरे नहीं सही। तो आप क्या करेंगे, कैलोरी में चेंज करने के लिए इन सभी इक्वेशंस में 4.2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर ये बदल जाएगा किसमें, कैलोरी। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भैया कैलोरी बता दो, तो आप डिवाइड करोगे। अगर जूल में पूछता है ऐसे रहने दो, ठीक है। समझ में आ रही बात, 4.18 जूल होता, आपको राउंड ऑफ करके 4.2 कर दिया। नहीं उल्टा लिख दिया, इसीलिए मैं बोल रहा था। 1 जूल बराबर कितनी कैलोरी होती है, भाई तो मैं सोचता हूँ अपनी डाल के रहता हूँ, मैं सही है, सही है। 1 जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी ये होता है। अब 4.2 से डिवाइड कर दो, फिर काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अब सही, ठीक है। चलो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का टॉपिक खत्म, यहीं पे छोड़ देते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक, कल तो क्लास है नहीं, परसों पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बस चैप्टर खत्म पे है, एक लेक्चर और चैप्टर खत्म, ठीक है। उसके बाद
किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप क्या पढ़ना चाहें? फर्स्ट टाइम पेपर में रहना चाहोगे, सेकंड में चलना चाहोगे? यस सर, सेकंड में थोड़ा पढ़ा दीजिए। सेकंड पेपर में आपका ऑप्टिक्स है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है, न्यूक्लियाई वगैरह, और फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म पढ़ने को मिलेगा। ऑप्टिक्स पढ़ोगे